तो देखिए बेटा, आज हमको जो लेना है, आई थिंक इट्स इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, इजंट इट। टाइटल नंबर देखो, इंडेक्स में देखो मैंने क्या लिखाया था। फाइव 5.4 क्या नाम है? इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। 5.4 ना। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, या जिसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब इसमें क्या दिया हुआ बेटा कि कैसा है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, जैसे अभी हम लोग फिलहाल इक्विलिब्रियम में मानूंगा, मैं खुद अपने आप को इक्विलिब्रियम में मानूंगा। मेरे पास मेरे ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, मगर फिलहाल मैं फिर भी कैसा हूँ? रेस्ट में हूँ। बोले इस वजह क्यों ऐसा कि आप रेस्ट में क्यों हैं? क्योंकि आप पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, यानी कुल मिला के जो असर है, वो क्या है? 0 है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे अभी नीचे खींच रहा है, ना, और ये प्लेटफॉर्म मुझे क्या कर रहा है? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो जितने फोर्स से ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है, उतने फोर्स से ये प्लेटफॉर्म मुझे क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर साइड में फोर्स दे रहा है। तो ये दोनों इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। इसी वजह से ये दोनों फोर्सेस का असर क्या हो गया? कैंसल हो गया, और इसी वजह से मैं रेस्ट पर हूँ, यानी कि इक्विलिब्रियम में हूँ, है ना। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पर होगा वो उसी को इक्विलिब्रियम माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको भी इक्विलिब्रियम में माना जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में भी टोटल फोर्स क्या होता है? 0 ही होता है ना। फर्स्ट लॉ क्या पढ़े थे अपन ने? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, है ना। इसको मैं ऐसा भी मान के चल सकता कि भाई रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं। आई बात समझ में आपको? तो हम जो बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उस पर नो डाउट 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, मगर वो फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम, मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, है ना, या फिर हिलेगा तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा। तो इस सिचुएशन में मुझे अगर 3 फोर्सेस दिया हुआ है, तो 2 फोर्सेस का नॉलेज देकर एक फोर्स पूछेगा। अगर 4 फोर्सेस दिया है, तो 3 फोर्सेस का नॉलेज देकर आपको एक फोर्स पूछेगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखना है। इसके कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। मेथड 1 जो है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, यानी फोर्सेस को 2 कंपोनेंट्स में बांटना, ये मेथड 1 है। और मेथड 2 जो है वो लैमीज थ्योरम है। अगर आपके पास मेरी वेक्टर्स की नोट्स होगी, तो सबसे लास्ट में एक लैमीज थ्योरम करके आया होगा, है ना। वो उस चैप्टर वहाँ पर भी लिया जाता है और यहाँ पर भी ले सकते हैं अपन। तो मैंने उसको वहाँ ना लेकर यहाँ ले लिया है उसको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज उसके बारे में। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों कवर कर सकें, कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले मेथड 1, resolution of forces into components। resolution of forces into components, ठीक है। तो इसकी कुछ रूल्स हम लोग लिख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो रूल्स लिख लो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अंडर 2 और मोर कॉनकरेंट
कोप्लेनर फोर्सेस, है ना, एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और उस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं जो कॉन्करेंट यानी एक ही साथ एक्ट हो रहे हैं। कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, अगर एक एक्स वाई में है तो सबके सब एक्स वाई प्लेन में आएंगे, ऐसे फोर्सेस, है ना। देन the algebraic sum of component forces in any two mutually perpendicular directions OX and OY should be zero. The set of forces must be such that first the algebraic sum of forces algebraic sum of components, not forces, components parallel to OX is zero. That is summation fx is equals to 0. Second, and the algebraic sum of component parallel to OY is 0. That is summation Fy equals to 0. तो भाई सीधी सीधी बात है, इसने ये बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है जिस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, तो आप क्या करो, पहले फोर्सेस को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में बांटो, उसके कंपोनेंट निकालो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, फिर टोटल फोर्स जो एक्स एक्सिस पे लग रहा है उसका सम करके 0 से इक्वेट करो, और टोटल फोर्स जो अलोंग वाई एक्सिस है उसका भी सम करके 0 से इक्वेट करो। तो कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल में हमको बेहतर समझ में आएगा। चलिए मैं एक आसान सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। A mass small m is hung at P with a light inextensible string, with a light inextensible string AB as shown in figure. First stop. Find the tension in the horizontal portion AP
of the string ए बी, और ये 30 डिग्री करके आपको दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ इस तरह से आपको एक अरेंजमेंट दिया है और आपसे कहा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करो एपी स्ट्रिंग में, है ना, धागे में जो तनाव पैदा हो रहा होगा वो। देखो सबसे पहले मैं फोकस करूँगा जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन को क्या बोलेंगे? जंक्शन का मतलब अकोला को जंक्शन बोला गया है ना। शेगांव जंक्शन होता क्या? नहीं, शेगांव का रेलवे स्टेशन है मगर अकोला को जंक्शन बोला गया है। सेंटर नहीं रे, कितने सेंटर करेंगे ऐसे? अकोला भी जंक्शन, भुसावल भी जंक्शन, बिलासपुर भी सबसे बड़ा जंक्शन है, सब सेंटर ही से क्या? हाँ बोलो साल। अरे बोल, अरे बोलना रे भाई, अरे शर्माते तुम कैसे? अरे तुमको ऐसे, अरे गलत ही छूंगा ना, हुआ तो हुआ, क्या टेंशन है, बिंदास बोलो। क्या लगता है फरहान? नहीं मालूम, देखा है, ये बात सिंपल सी बात, नहीं मालूम बात खत्म, है ना। अगर मालूम, कुछ भी मालूम है, कुछ भी जंक्शन का जे भी मालूम है या लग रहा है तुमको कि भाई ऐसा हो सकता है, बिंदास बोलो। हाँ बोलो। आरी भी और जारी नहीं, वो तो हर रोड पर होता, नहीं जंक्शन नहीं बोल सकते उसको। नहीं, कोशिश तो किया उसने कम से कम, है ना, प्लेटफॉर्म खड़े नहीं जगह होती वो। जहाँ पर से मल्टीपल रास्ते मिलते हैं, मल्टीपल रास्ते, जैसे तुम्हारा देखो ये जो चौक आता, चौक को जंक्शन बोल सकते हैं आप। त्रोक तो नाम कोई चीज़ होती नहीं, मगर बोला 3 रास्ते, जैसे कि अपना ये इधर का रोड नहीं है, इधर क्या बोलते हैं, आउटपोस्ट स्टैंड क्या बोलते हैं इसको, है ना, वो एक रोड उधर जा रहा, 2 रोड जा रहे उधर, एक इधर जा रहा अपने क्लास की तरफ, एक उधर जा रहा मानिक टाकिस की तरफ, है ना। तो तुम उसको भी जंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल रास्ते जुड़ रहे हैं, है ना। जंक्शन बोलते तो किसी भी चीज़ का जोड़ है, मल्टीपल रास्तों का जोड़ आता है। अब धागे के मामले में जंक्शन क्या रहेगा? धागों का जोड़। अब मुझे बताओ ऐसे क्या लगता है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर धागे आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं तुमको? पॉइंट पी पे एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा, तो ये जंक्शन है ना। ऐसे वायर्स में भी जंक्शन होता है, वायर में भी होता है ना जंक्शन, वो 3-4 वायर एक साथ गुंडाल देते हैं अपन, ऐसा कर देते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? जंक्शन ही छोंगे। तो ये पॉइंट पी जंक्शन है, तो जंक्शन पे फोकस करना। और आप क्या करो, मार्किंग करो कि भैया जंक्शन पे फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं। जैसे ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, और कितना है? mg। ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर, और ये धागे का टेंशन, और ये भी है धागे का टेंशन T2, है ना। अरे भैया ये पॉइंट को इधर कौन सा फोर्स, इसका वजन खींचना ना इधर, और यहाँ कोई वजन लटका हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ धागे में क्या है? तनाव है, खिंचाव है, तो T1 और T2 और ये T1। अब चलो ये तो पता चल गया कि हमको फोर्सेस ऐसे ऐसे हैं। अब आगे का काम क्या करना है? आगे का काम ये करना है, हमको बनाना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। चलो ठीक है, मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अब आगे क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके हिसाब से बनाओ पूरा। तो मैं बोलूँगा देखो ये वेट mg इधर नीचे की तरफ है, टेंशन T1 पूरा इस तरफ है, T2 इस तरफ गया हुआ है। अब एंगल देखना मुश्किल है, थोड़ा सा देखते हैं। चलो देखो ये, अगर मैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाऊं तो ये वाला एंगल 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, है ना। तो मैं बोल सकता फिर ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। लग नहीं रहा है 30, हाँ ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये क्या है बेटा? T2 है। ये हो गया। अब इनमें से कौन से फोर्सेस है जो प्योरली x और y पे है? T1 प्योरली x पर है,
mg प्योरली y पे। एक कलौता T2 ऐसा है जो x और y दोनों के बीच में आता है। ऐसे फोर्स को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे। क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में। जिसके साथ एंगल आता है उसको बोलते हैं कॉस, है ना, लगाते T2 cos 30 और ये हो जाएगा T2 sin 30, है ना। सिंपल याद रखना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर आर, कोई भी स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन ऐसा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक ये बनता आर कॉस थीटा और एक बनेगा आर साइन थीटा। जिसके साथ एंगल दिया है वो कॉस बनेगा। मान लो कि अगर ये वेक्टर आर ऐसा है और थीटा ऊपर दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या बनेगा, आर साइन थीटा। ये बातें याद रखने का आपने, है ना। तो चलो ठीक है भाई, हमने कहा कि देखो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, आगे क्या उड़ेगा है। तो अब देखो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। तो सबसे पहले तो मैं समेशन एफ एक्स देखूंगा है कितना, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो T2 cos 30, T2 cos 30 प्लस ये वाला तुमको क्या लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्या फोर्स, T1। अरे T1 फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्या बेटा, नहीं, वो निगेटिव डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा -T1, है ना। वो क्या आ जाएगा, -T1, जिसको मैं लिख सकता हूं देखो T2 cos 30 -T1, है ना। अब रूल के हिसाब से उसने क्या बोला, देखो यहां पर कि समेशन एफ एक्स करना और उसको क्या करना, 0 से इक्वेट करना, है ना। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसको आपको 0 से इक्वेट करना है। इसका मतलब T2 cos 30 -T1 इक्वल्स टू 0। देखो मैं यहां लिख सकता हूं T2 cos 30 इज इक्वल्स टू T1, इक्वेशन नंबर 1। अभी नहीं दे इक्वेशन नंबर, वैल्यू डाल देंगे पहले। T2 √3/2 इज इक्वल्स टू T1, इक्वेशन नंबर 1। अभी देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई, अगली बार मैं क्या करूँगा मालूम क्या, इतना स्टेप में नहीं सॉल्व करूँगा, मैं डायरेक्ट इस पे आऊँगा, डायरेक्ट इस पे। टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स कैसे है, बराबर है। यानी तुम्हारा T2 cos 30 किसके बराबर है, T1 के बराबर है ना। घुमा फिरा के वो तुम 0 डालोगे, पहले बताओगे कि टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इतना इतना है, फिर बोलोगे अरे भैया वो तो 0 है, फिर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 डालोगे, फिर अल्टीमेटली घुमा फिरा के आंसर ये चाहेगा, है कि नहीं। तो मैं अब अगली बार इतना नहीं करूँगा, मैं अगली बार क्या करूँगा, सिर्फ डायरेक्ट इधर का फोर्स क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही मुझे एक और करना है, समेशन एफ वाई। अब चेक करो कि समेशन एफ वाई कितना होगा। समेशन एफ वाई टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना होगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा, T2 sin 30 प्लस नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, -mg। माइनस साइन क्यों लिए, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने माइनस ले लिया। तो ये हो जाएगा T2 sin 30 -mg। मगर रूल के हिसाब से क्या बोला हुआ है, समेशन एफ वाई क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर समेशन एफ वाई 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब T2 sin 30 -mg इज इक्वल्स टू 0, या फिर जिसको आप कह सकते T2 sin 30 इज इक्वल्स टू mg, या फिर जिसको आप कह सकते T2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू mg। T2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू mg। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या हो बेटा, हमको निकालना है मेन T1, मगर हमें यहाँ से T2 की वैल्यू पता चल गई, और T2 की वैल्यू क्या है, 2 mg है ना। तो मैं ये T2 की वैल्यू 2 mg इधर डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 T1 इज इक्वल्स टू, T2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 mg। तो 2 mg
मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2 कैंसल, तो T1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, √3 mg। ये हमारा आंसर, T1 इक्वल टू √3 mg। अब अगली बार भी हम क्या करेंगे, पूरा फोर्स समेशन Fy इक्वल टू 0 ये सब नहीं करते बैठेंगे, अपन चुपचाप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लिए बात ऊपर के फोर्स को नीचे के फोर्स से बैलेंस कर देंगे। हालांकि ये एकदम रूल है, बेसिक रूल है, ये रूल फॉलो करो, ऐसा फिर ऐसा तब, मगर अपना दिमाग भी चला सकते हैं कि मालूम है घुमा फिरा के अपन यहीं चाहने वाले हैं, तो भाई इतना दूर से पहले से क्यों स्टार्टिंग करना, यहीं से स्टार्ट करो ना अपन, है कि नहीं। तो अपन अगली बार उसको डायरेक्ट ये वाला लूंगा मैं पार्ट, कौन सा, कहाँ करें, ये ऐसा एक्स एक्सिस के फोर्स, इधर के पूरे एक्सिस के फोर्स को इधर के एक्स एक्सिस के फोर्स से बैलेंस करो, इक्वेट करो, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से इक्वेट करो। चलो लिखो। अमजद इसमें ब्लू इंक नहीं है, ब्लैक इंक है, दूसरा वाला देखो ब्लू इंक वाला। बातें मत करो बेटा, लिखो ना, लिखो। ये मेन क्रूशियल टाइम को बर्बाद कर रहे तुम बातें करने में। All the strings shown in figure are massless. Tension in the horizontal string is 30 Newton. Full stop. Find W. ये दो सरफेसेस हैं और ये एंगल कुछ 45 डिग्री का बना है और आपको टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग दिया हुआ है 30 न्यूटन और आपसे पूछा गया है कि W की वैल्यू पता लगा। अमजद मुझे ब्लू वाला चाहिए, ये ब्लैक है। हाँ तो ये जो तुमने दिए ना, हाँ है, सॉरी मेरे पास है वो। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फिर से, देखो ये जंक्शन यहाँ पर है, P नाम देना है, O नाम देना है, जो नाम देना है वो दो उसको। इस पे लगने वाले फोर्सेस देखो, ऑक्स का वेट जो है नीचे की तरफ है, इस धागे के टेंशन को मान लो T1 नाम दिया मैंने, तो ये इधर है और इस धागे का टेंशन है T2, है ना। धागे का टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होता है, यानी जहाँ से लटका हुआ वहाँ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो आपसे कहा गया है कि भैया देख T1 30 न्यूटन है, T1 कितना है 30 न्यूटन, W पता लगा, वेट पता लगा। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले ये जंक्शन अपन क्या करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर ये जंक्शन पे आए, है ना। तो चलो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया इस तरह से, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया
और ये जंक्शन को मैंने यहाँ सेंटर में बना दिया, मान लो O। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस की बनाओ डायरेक्शन। तो देखो ये है टेंशन T1, वेट W, और ये है आपका टेंशन T2, और ये एंगल आपको बोला गया है 45 डिग्री। ये एंगल क्या बोला हुआ है? 45 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं, T2 को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। T2 cos 45 और T2 sin 45, ये दो कंपोनेंट्स में बढ़ गया आपका, है ना। अब आगे क्या? अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि मैं अब डायरेक्ट करूंगा, एक्स एक्सिस का राइट साइड का जो पॉजिटिव डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस है, इधर के फोर्सेस के साथ मैं बैलेंस करूंगा, इक्वेट करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन में, क्या हो रहा है, T1 नहीं आना चाहिए उसके आंसर में। T1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, T2 साइन 45, डायरेक्ट लिखा T2 साइन 45, है ना, क्योंकि देखो T1 और T2 साइन 45 दोनों इक्वल है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाले सभी फोर्सेस को नीचे वाले सभी फोर्सेस से बैलेंस करो। तो आप बोलेंगे T2 cos 45 इज इक्वल्स टू W। तो T2 cos 45 म्हणजे काय? 1/√2 इज इक्वल्स टू W। अब 1/√2 मतलब वही हुआ, T2 अपॉन √2 हुआ वो। अब अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1, है ना, देख इसके RHS में T2 अपॉन √2 है, इसके LHS में T2 अपॉन √2 है। इसका मतलब मैं यहाँ W इक्वल्स टू क्या लिख सकता? T1, मगर T1 की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, 30 न्यूटन, देखो ना, है ना। टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल वो तो 10 है ना, T1 है ना, वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया फिर? 30 न्यूटन, दैट्स इट। An object is in equilibrium under 4 concurrent forces in the direction as shown in figure. Full stop. Find the magnitude of F1 and F2. ये फोर्स F1 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 8 न्यूटन, 4 न्यूटन 30 डिग्री, और ये फोर्स F2 है विच इज अगेन एट 30 डिग्री।
चलिए F1 और F2 को निकालना है। हम चाहे तो यहीं पे बांट सकते हैं कंपोनेंट्स, अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर भी हम वो खेल खेल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँगा यहाँ पर इसको अगर एक्स एक्सिस पकड़ के चलूँ, इसको अगर वाई एक्सिस पकड़ के चलूँ मैं, तो 4 न्यूटन का फोर्स और F2 फोर्स, ये दो ऐसे हैं जो ना ही x पर है प्योरली, ना ही प्योरली y पे है, x और y के बीच में। तो अगर मैं इसको यहीं से बांटूं कंपोनेंट को, तो देखो ये हो जाएगा 4 sin 30, 4 न्यूटन का है ना, और ये हो जाएगा 4 cos 30, और इसको भी दो कंपोनेंट्स में बांटो, F2 cos 30, F2 sin 30, ठीक है। इस तरह से मैंने ये बांट दिया। अब अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस के सभी फोर्सेस को इक्वेट करना है। राइट साइड में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कुल मिला के कितना फोर्स है? 2 फोर्सेस है ना, 4 sin 30 और 8 न्यूटन, ये 2 फोर्सेस है वहां पे। और LHS में एक ही है, F2 cos 30, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन, करो फिर मैं इक्वेट करता हूं यहां पे F2 cos 30 प्लस 4 नॉट प्लस रे बाबा इक्वल टू 4 sin 30 प्लस 8। cos 30 कितना होता है भैया? √3/2। 4 sin 30 कितना होता है? 1/2 प्लस 8। 2 1 जार 2 2 जार 2 प्लस 8 क्या होता है बेटा? 10। तो ये हो जाएगा F2 है ना, हाँ F2 मल्टीप्लाई है √3/2। 2 प्लस 8 क्या होगा बेटा? 10। 2 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 20। तो आंसर क्या रहेगा फिर? 20/√3 न्यूटन। 20/√3 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास F2 आ गया। हमने सिर्फ क्या करी, इधर के फोर्सेस को इधर के फोर्सेस से इक्वेट करें। अब सिमिलर टू दैट मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से इक्वेट करूंगा। जरा गौर से देखो ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। F1 है और 4 cos 30 है। इसको बैलेंस किसके साथ कर सकते? F2 sin 30 के साथ। तो चलो मैं ऊपर वाले फोर्सेस को बैलेंस करता हूं। F1 प्लस 4 cos 30 इज इक्वल्स टू F2 sin 30। अच्छा ठीक है, F1 प्लस 4 cos 30 कितना होगा? √3/2। F2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 20 √3। sin 30 कितना है? 1/2। 2 1 जार 2 2 10 जार, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2 2 जार। देखो F1 इक्वल्स टू 10/√3 माइनस 2√3। यहां काम खत्म नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 3, और 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6/√3। तो ये कितना हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू 4/√3 न्यूटन। आया समझ में? क्या हुआ फरहान? नहीं समझा? कहां से? चल फिर से लेते हैं। पहले देख, ये ब्लैक में है ना, पुराना डायग्राम है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां ये वाला समझ में आ गया था? देख, ये फोर्स कहां लगा? F1 ऊपर, 4 न्यूटन का इधर लगा, 8 न्यूटन का इधर लगा, और F2 फोर्स इधर लगा। मैंने कहा इस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। इसको ओरिजिन मानो। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव y नेगेटिव y। ओके, अब देख, इसमें से जो फोर्सेस x और y के बीच में आ रहे हैं उनको दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे। ऐसे कौन से फोर्सेस है जो x और y के बीच में आ रहे हैं? एक 4 है और एक F2 है। तो 4 को दो कंपोनेंट्स में बांटो, क्योंकि एंगल 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है
तो 4 cos 30 इधर आएगा और यहाँ आ जाएगा 4 sin 30। इसी तरह F2 को भी दो कंपोनेंट्स में बांटो, क्योंकि एंगल 30 डिग्री यहाँ दिया गया है, तो F2 cos 30 इधर आएगा, F2 sin 30 इधर आएगा। ये समझ में आ गया? अब करना क्या है आपका, जैसा मैंने कहा था कि मैं समेशन fx करके इसको 0 से इक्वेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को बैलेंस करूंगा और ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस करूंगा। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को बैलेंस करने वाला हूँ। राइट में बता कितना फोर्स है, 4 sin 30 प्लस 8 न्यूटन, ये दो फोर्सेस हैं। लेफ्ट में कितना है, F2 cos 30। तो देख F2 cos 30 को मैंने क्या किया, इक्वेट 4 sin 30 प्लस 8 से इक्वेट कर डाला। हाँ ये ऐड हो गया ना, क्योंकि दोनों एक साइड में है ना, एक ही डायरेक्शन में है वो, इसीलिए वो ऐड हो गया। अब देख cos 30 कितना होता, √3/2, 4 जैसे कि वैसे, sin 30 1/2, कैंसिलेशन करें ये कैलकुलेशन पूरा 10 हो जाएगा, है ना। फिर ये क्रॉस इसको अपन उधर भेजेंगे 20/√3, ये समझ में आ गया। अब इसी तरह जैसे तूने राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को बैलेंस किया, ऊपर और नीचे के फोर्सेस को बैलेंस कर। ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे, F1 प्लस 4 cos 30, है ना, और नीचे कितना फोर्स लगा, F2 sin 30। तो F1 प्लस 4 cos 30 और नीचे क्या फोर्स लगा, F2 sin 30, दोनों को मैंने बैलेंस कर डाला। F1 अपने को निकालना है 4 cos 30 √3/2, F2 अपन ने पहले ही निकाल लिखे 2/√3, sin 30 1/2, है ना, 2 1 जा 2 10 जा, है ना, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 10/√3, 10/√3 और 2√3 को इधर ले गया -2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 क्या हो जाता, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो 10 - 6/√3 जो कि क्या हो गया 4/√3। ठीक, एक बस बेसिक रूल फॉलो करो, कंपोनेंट्स को बांटो, राइट और लेफ्ट को इक्वेट करो, अप एंड डाउन को इक्वेट करो। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सब लोग ट्राई करेंगे इसको, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स shown in figure, full stop, figure are smooth and negligible and of negligible mass, full stop, for the system to remain in equilibrium, for the system to remain in equilibrium, comma, the angle theta should be, first option 0 degree, second option 30 degree, third option 45 degree and the last option 60 degree। और डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, ये एक रिजिड सपोर्ट है ऊपर का, रिजिड सपोर्ट मतलब ठोस, वहाँ से दो पुलिस लटकी हुई नीचे, ठीक है। मान लो कि बीच का पोजीशन क्या आएगा पुली के बीच का, ओके हाँ ये मान लेता हूँ, और एक धागा गया है, उस पर से रस्सी गई हुई तार, ऐसा क्या है भाई, अरे साथ ज़्यादा हंस मत,
स्मॉल एम, और ये यहाँ पर आ गया दूसरा वाला मास √2m। ये एंगल थीटा बताया गया। इसने ये बोला कि ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो थीटा की वैल्यू पता लगाओ क्या होगी। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपको थीटा की वैल्यू पता लगाना है। जंक्शन क्या है, कहाँ है, ये है ना। हमेशा मैंने क्या करा, जंक्शन पे फोकस करो, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो धागा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अखंड है पूरा, है ना। कहीं से भी इसमें कोई जोड़ है क्या? अगर वायर लगातार रेगुलरली आगे तक के गया हुआ है, स्मूथ सरफेस पर है, तो शुरू से लेकर आखिर तक धागे में जो टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। शुरू से लेकर आखिर तक धागे में टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ टेंशन क्या रहेगा, ये धागा इधर खींचे जा रहा ना, ये वज़न की वजह से, तो मैं कहूँगा देखो इधर जो टेंशन रहेगा वो रहेगा T, और इधर भी टेंशन उतना ही रहेगा T, क्योंकि सेम वज़न है ना, खींच रहा था उधर उसको। साथ ही साथ यहाँ पर भी टेंशन जनरेट हुआ होगा T, और यहाँ पर भी टेंशन जनरेट हुआ होगा T। अरे भाई धागे में सिर्फ इधर ही जगह तनाव होगा क्या, ढीला होगा क्या, ये नहीं, यहाँ पर भी तनाव होगा, है ना। और देखो ना, यहाँ जो मास है वो क्या सोचेगा कि धागा कहाँ से लटका हुआ है, यहाँ से। हमेशा टेंशन किधर ट्रैवल करता है ना, जंक्शन से या मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ। तो मैं तो बोलूँगा ना, ये मास क्या समझेगा, ये धागा कहाँ से लटका हुआ, यहाँ से। तो देख टेंशन इधर की तरफ जा रहा है ना, ये धागा भी कहाँ से लटका हुआ दिख रहा, यहाँ से, तो टेंशन इधर की तरफ जा रहा। ये रस्सी की इस हिस्से पे भी तुमने मास लटका के रखे, वजन है ना लटका हुआ, तो यहाँ पर भी टेंशन रहेगा। रस्सी के इस हिस्से पे भी क्या है, मास है लटका हुआ, वजन, तो वो टेंशन रहेगा। अब देख ये वजन और ये वजन सेम है, तो ये टेंशन और ये टेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और मैंने क्या बताया, जहाँ तक वायर सेम है, रेगुलर है एकदम, बिना कोई जोड़ के, तो वहाँ टेंशन कैसा रहेगा, सेम। तो मतलब वायर के इस हिस्से में और वायर के इस हिस्से में टेंशन कैसा रहेगा, सेम। वायर के इस हिस्से में और वायर के इस हिस्से में टेंशन कैसा रहेगा, सेम। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हमेशा फोकस काय पे करते हैं, जंक्शन पे। देख जंक्शन, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिया, अब मैं बोलूँगा उसको ऊपर कितने फोर्स, नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो बोले एक ही फोर्स लग रहा, वो है उसका वेट, कितना आएगा, √2 mg। और इधर साइड में फोर्स लगा T, और इधर साइड में भी फोर्स लगा T। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अच्छा देख, इसका मैं कंपोनेंट निकालूंगा इधर, ये गौर से देखना, इसका कंपोनेंट निकालूंगा इधर T cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट निकलेगा T sin थीटा। इसका भी इधर ही कंपोनेंट निकलेगा, और वो भी कितना रहेगा, T cos थीटा, और इधर भी निकलेगा एक T sin थीटा। देख इसको, देख क्या है, राइट साइड में T sin थीटा, लेफ्ट साइड में भी T sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ये कोई काम का ही नहीं, दोनों वैल्यू तो कैंसिल हो जा रही। ऊपर कितना है देख, T cos थीटा प्लस T cos थीटा, तो क्या बोल सकता मैं, 2T cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg, √2 mg, है ना। चलो भाई मान लिया। अब आगे क्या, मैं बोला अरे यार देख, अगर ऐसी बात है तो ये देख T और mg भी तो सेम हो जाएंगे, है ना। अरे भैया ये डब्बा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या डब्बा जहाँ के वहीं है, ये ब्लॉक जो है मास m, ये जहाँ के वहीं है। इसका मतलब जितना फोर्स उसको ऊपर लग रहा, उतना ही फोर्स उसको नीचे लग रहा। ग्रेविटी लगातार उसको खींच रही, वेट mg से, और T धागे का टेंशन ऊपर खींच रहा उसको लगातार T फोर्स से। मैं बोलूँगा अगर वेट ज़्यादा होता तो कहाँ जाता, नीचे। अगर टेंशन T ज़्यादा होता तो ऊपर, ना वो ऊपर जा रहा ना वो नीचे जा रहा, से बोला हुआ है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस, नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हैं, सेम है। तो भैया फिर ये क्या हो जाएगा, T बरोबर mg, है ना, T बराबर mg रहेगा। अब T बराबर mg रहेगा, मतलब T की जगह तू क्या डाल सकता, mg डाल सकता। देयरफॉर 2T cos थीटा की जगह 2 mg cos थीटा,
√2 mg, mg और mg गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 2, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 हो जाएगा फिर ये, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 45 डिग्री। हमारा एंगल क्या रहेगा फिर 45 डिग्री रहेगा। लिखो आज थर्सडे है ना, फ्राइडे कल, सैटरडे, इक्विलिब्रियम तक क्यों होगा फिर टेस्ट आपका, क्योंकि कनेक्टेड मोशन बड़ा है, टाइम लगेगा उसको। दो मिनट्स नोट दीजिए, वो मॉड्यूल सॉरी। कंजर्वेशन मोमेंटम, आई थिंक सो उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है ना, नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं बच्चे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अक्सर बच्चों को डाउट आता है। द फिगर शोज a horizontal force vector F acting on a block of mass small m on an inclined plane. First up, what is, तुम्हारा इधर ध्यान है ही नहीं, तुम्हारा पूरा वो उस चीज़ में क्या मजाक चल रही है उधर की क्लास में, इधर ध्यान है। तुम लोग कहाँ से किसी चीज़ में सेलेक्ट होंगे फिर? अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, mg sin थीटा प्लस f cos थीटा, सेकेंड आएगा mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, थर्ड mg cos थीटा माइनस f sin थीटा, लास्ट mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। अब देखो यहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस आपको दिया गया है और ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा बताया गया है, और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा बोला गया, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, ये एंगल थीटा है। तो इसने कहा है कि भैया आप पता लगाओ कि इसमें कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसके अंदर, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही। उसमें तो चार ऑप्शन इधर है, पकड़ी, इस पे फोर्स एफ इतना इधर लग रहा है। सबसे पहला काम क्या करो, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ, है ना। एक रहेगा वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा रहेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अब मामला ऐसा रहता है कि देखो बेटा यहाँ पे ये जो ब्लॉक अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो उसके लिए ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन उसके लिए एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली लाइन उसके लिए वाई एक्सिस होती है, ये इसके लिए वाई होती है ना।
ये x है उसके लिए, इंक्लाइंड सरफेस के लिए, और ये y। असल में ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव हो सकता है उस डायरेक्शन को या उस लाइन को हम एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। जैसे ब्लॉक, ये जो ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे ये ऊपर नीचे ऐसे ही जाएगा ना, तो अगर ये ऐसे ही जा सकता है तो इसके इस डायरेक्शन को हम लोग लाइन को क्या मान के चलेंगे, एक्स एक्सिस। इतना याद रखना, इंक्लाइंड सरफेस पे ये एक्स एक्सिस होती है और इसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। अब गिनो इनमें से कौन कौन से फोर्सेस है जो कि आपके परपेंडिकुलर, सॉरी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ प्योरली अलाइन होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है वाई एक्सिस के साथ, एफ हो रहा क्या, एफ को बांटना पड़ेगा। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बाय एडजेसेंट एंगल थ्योरम, तो फिर ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और यहां कुछ हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, आप गलत ना समझे, एम जी ये डॉटेड लाइन है, ये नीचे की ये एम जी है। ठीक है, अगेन वेट एम जी को भी दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। एक होगा इधर एम जी कॉस थीटा और एक होगा इधर एम जी साइन थीटा। वेट को भी दो कंपोनेंट्स में बांट दिया। कुल मिला के कितने फोर्सेस थे, 3। आपका अप्लाइड फोर्स एफ, वेट एम जी और नॉर्मल रिएक्शन। तो देख एम जी इधर था, उसके दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। फोर्स एफ इधर था, उसको दो कंपोनेंट्स में बांटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। मुझे कैसे मालूम ये थीटा होगा करके, साफ नजर आ रहा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन सीधी ऐसी जा रही है, तो जो एंगल ये वही एंगल ये, तो एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अब क्या करो, आगे पीछे का एक्स एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करो। तो मैं यहाँ लिखूंगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। चलो ठीक है, मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्या, ऊपर वाले सारे फोर्सेस को इधर के फोर्स के साथ इक्वेट करो, तो भाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा। और आपको क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन ही चाहिए। आगे ऑप्शन चौथा, यही आ गया हो तो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा है ना, ऊपर वाला फोर्स एन ये इधर आ गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, डायरेक्ट आ गया उसका आंसर, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बाकी के हम लोग इसके कर लेंगे, कुछ और थोड़े से एडवांस इसके एग्जांपल्स देखेंगे और लैमीज थ्योरम का कंसेप्ट भी कल ही देखेंगे। अभी टाइम इतना नहीं रहा है।